हम लोग स्टीरियो पढ़ लिए थे ना, लास्ट टॉपिक बचा है कन्फर्मेशनल आइसोमर। उससे पहले ये देखो जी, CIP रूल फुल फॉर्म होता है चेन इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सीक्वेंस रूल। चलो जी, इसमें एक काम ये है ना कि एटॉमिक नंबर पता है जी तुम लोगों को? बोलो, पता ही होगा, इससे काम बन जाएगा। या एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो एटॉमिक मास देखना है ना। इसने ये बताया इफ फर्स्ट एटम हैव ग्रेटर एटॉमिक नंबर, और या मास नंबर भी बोल सकते हो, जो तुमको याद है वही देख लेना, मास नंबर, देन कंसीडर ग्रेटर प्योरिटी, ग्रेटर स्ट्रेंथ बोल सकते हो या और प्योरिटी भी बोल सकते हो। बस सिंपल सा यही रूल है, कहानी खत्म, है ना। तो यही CIP ऑर्डर होता है। किसी भी एटम का, पहला एटम का एटॉमिक नंबर मास नंबर अगर ज्यादा होता है तो वो अपने फैमिली में बड़ा होता है ना। जैसे एग्जांपल दो, ज्यादा समझ में आएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लिए हैं। ये बोला है फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये बोला है थर्ड। बताना है CIP ऑर्डर, क्योंकि इस पे बहुत सारा काम छुपा हुआ है। ये अगर नहीं आएगा तो तुमको RS निकालने नहीं आएगा, और फिर तुम्हारा कन्फर्मेशनल करने नहीं आएगा जी। तो ये बताओ जी, इसका पहला ये फ्री रेडिकल है, जिससे जुड़ा हुआ उसी को बोलते हैं फर्स्ट एटम। ये फर्स्ट एटम है, ये भी फर्स्ट है, और ये भी फर्स्ट है। तो देखो ये सब एटम अलग अलग है। इसका पहला एटम ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका पहला एटम सल्फर दिख रहा है, और इसका पहला एटम नाइट्रोजन दिख रहा है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है या मास नंबर? सल्फर का, इसलिए सल्फर टॉप पे आ गया। उसके बाद किसका होता है? ऑक्सीजन का, और सबसे लास्ट में कौन होगा? थर्ड, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फिर अपना ऑक्सीजन आता है, और फिर कौन आता है जी? नाइट्रोजन। अपना आंसर आ गया। तो लिख लो, यहाँ टॉप पे आ गया अपना SH, फिर आ गया अपना OH, और लास्ट में कौन हो गया? NH3। बोलो निकल गया। ये था कहानी आसान। एक एग्जांपल और देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ये इसमें बताना है CIP ऑर्डर। बताओ जी क्या होगा इसमें? दिक्कत क्या है कि पहला एटम सबका सेम है। देखो ध्यान से, पहला एटम सेम है कार्बन, इसका ही पहला एटम कार्बन, इसका ही पहला एटम कार्बन। दूसरा एटम बताओ क्या दिख रहा है? H। इसका दूसरा एटम क्या दिख रहा है? D। इसका दूसरा एटम क्या दिख रहा है? T। तो एटॉमिक नंबर तीनों का तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? अलग अलग। T का मास ज्यादा होता है, ट्रिटियम बोलते हैं। D मतलब ड्यूटेरियम बोलते हैं, और H मतलब प्रोटोनियम बोलो या हाइड्रोनियम बोलो, बात बराबर। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड, ये थर्ड था, फिर आया सेकेंड, और लास्ट में गया फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत? आसान कर। एक क्वेश्चन और देख लो। आई, इसमें बताना है CIP ऑर्डर। बताओ जी क्या होगा? ये तो सबके लिए सेम है, पहला आइटम सबके लिए सेम। दूसरा आइटम बताओ क्या दिख रहा है? कार्बन, Br और आयोडीन। सबसे ज्यादा मास किसका होता है? आयोडीन का, इसलिए थर्ड टॉप पे आया। फिर ब्रोमीन दिख रहा है, और लास्ट में आएगा फर्स्ट। ये अपना आंसर आ गया। तो CIP समझ में आया। बाकी एक काम और दिखाते हैं, और कहीं पे तुमको डबल बॉन्ड दिखे ऐसा, A डबल बॉन्ड B, तो कभी कभी ये दिक्कत चला आता है, तो इसे तोड़ने आना चाहिए। तो ये ऐसे टूटता है, देखो जी, A सिंगल बॉन्ड B, क्योंकि सिंगल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो ये बताओ जी, इसमें कितना बॉन्ड कम है? बताओ, एक बॉन्ड कम है। तो देखो A के सामने B है, तो यहाँ B जोड़ दो। B के सामने क्या है? A, तो यहाँ A जोड़ दो। इससे क्या हुआ ना कि ये पहला आइटम, और ये दूसरा, और दूसरा के बगल में तीसरा। तो जब भी तुमको दिखे नहीं तो ऐसे तुम तोड़ सकते हो। जैसे मान लो तुमको ये दिख रहा है A ट्रिपल बॉन्ड B, तो हमको ये दिख नहीं रहा है कैसे काम करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे। देखो, A सिंगल बॉन्ड B, ऐसे निकलेंगे। दो बॉन्ड कम है इसमें, तो दो बार। तो A के सामने B है, तो B यहाँ दो बार जोड़ दो। अब B के सामने A है, तो यहाँ पे दो बार A जोड़ दो। ये पहला आइटम, दूसरा, दूसरा, दूसरा,
और दूसरा के बगल में तीसरा। देखो ये दिक्कत यहाँ पे आया, ये देखो सी डबल बॉन्ड एन और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो बताओ इसमें सीआईपी ज्यादा किसका होगा? तो सिंपल सा बात है, सीआईपी ऑर्डर पूछा है तो देखो जी इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इसको जब सिंगल बॉन्ड में रिप्लेस करेंगे तो देखो यहाँ दिख तो नहीं रहा है, पहला एटम कार्बन कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो कैसे पता चलेगा? तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये एन, इसके सामने एन जोड़ दिए, ये सी जोड़ दिए, इसको जोड़ेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड एन, तो 2 बार एन यहाँ जोड़ेंगे और 2 बार सी यहाँ जोड़ेंगे। अब तो इसमें दिक्कत क्या है, पहला आइटम तो कार्बन है, दूसरा में 2 नाइट्रोजन आया, देखो यहाँ पर इसका पहला आइटम कार्बन, दूसरा में 2 नाइट्रोजन है। दो इसका पहला आइटम क्या दिख रहा है? कार्बन, दूसरा में 3 नाइट्रोजन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, तो यह पहला आइटम कार्बन, दूसरा में नाइट्रोजन 3 आया, तो जाहिर सी बात इसमें नाइट्रोजन 2 है और इसमें 3 है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया ज्यादा इसमें बॉन्ड होगा वो प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जब ये सब कुछ सेम हो जाए तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, यही सीआईपी ऑर्डर है। अब बात ऐसे कि पढ़ाई की हुई कहाँ पे यूज होगा, चलो दिखाते हैं। तो लिखेंगे पहला टॉपिक इसमें E बाई जेड नोमेनक्लेचर, है ना। देखो जी E का मतलब होता है ट्रांस और जेड का मतलब होता है सिज, है ना। जैसे यहाँ पे तुमको कॉमन ग्रुप तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये Cl Cl H H, बताइए ये क्या दिख रहा है? सिज, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कॉमन एक साइड लाई कर रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा चलाया F, तब क्या होगा? तो कॉमन ग्रुप इसमें है, बताओ नहीं है, फंस गया ना। अब तो तुमको ये चीज हमेशा याद रखना है कि लुक जो होता है ना, लुक वो या तो सीज का बनना चाहिए या तो ट्रांस का बनना चाहिए, है ना। तो ये लुक कैसे बनता है सीज और ट्रांस का, ये देखो यहाँ पर जाना कैसे है। तो पहले तुमको देखना है एक और 2 को देखना है, अगर तुम्हारा लुक बन गया सीज ट्रांस तो आंसर आ गया। अगर तुम्हारा 1 2 से नहीं बन पा रहा है तब देखना है 1 और 3 को, ये हमेशा पास होगा, तो बन गया तो काम बन गया। तो यहाँ पे देखो ये सब लड्डू है, पहला आइटम, अगर इस सबको तोड़ के बाहर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा F Cl Br और ये क्या दिख रहा है I, तो CIP ऑर्डर निकालते हैं। तो देखो जी पहला आइटम सब दिख रहा है अलग अलग, सबसे टॉप पे कौन आएगा? I, फिर कौन आएगा? Br, फिर कौन आएगा? Cl, लास्ट में कौन जाएगा? F। तो यहाँ नंबरिंग कर दो, 1 पे ये है आयोडीन, तो आयोडीन 1 नंबर हो गया, 2 पे कौन आया? Br, 2 यहाँ Br, 3 पे कौन आया? देखो Cl, और 4 पे यह नंबरिंग डिसाइड हो गया। देखना है 1 और 2, अगर लुक बन गया तो आंसर आ गया। देखो 1 और 2 क्या दिख रहा है? लुक बना कि नहीं बना? बना, ट्रांस, है ना। तो ट्रांस बोलो, या इसी का दूसरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांस को क्या बोलते हैं? ई। देखो आंसर अगर मालूम चल गया तो ई को ट्रांस बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ई का मतलब ट्रांस होता है। लेकिन देखो जब ये सॉल्व नहीं किए थे तो ये सिस ट्रांस दिख रहा था, बताओ नहीं दिख रहा था। अब हमारा आंसर आ गया। अगर मान लो कि 1 2 ऐसा होता, देखो एक क्वेश्चन यहाँ साइड में लिखते हैं, ऐसे यहां देखो ये दिया, देखो यहाँ पर लुक 1 2 से नहीं बनेगा क्योंकि हमको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये कितना है? 4 है। तो क्या 1 2 से लुक बन रहा है? देखो तो 1 2 से, कि सीस तो ऐसा होता है ना, देखो ऐसा ऐसा होता है, और ट्रांस कैसा होता है? एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कहीं फिगर देखे हो सीस ट्रांस का? दोनों एक साइड नहीं होता। तो देखो यहाँ पे 1 2 से लुक बना नहीं बना, यानी कि 1 2 से मेरा काम नहीं बन रहा, तब किसको देखेंगे? 1 और 3 को देखेंगे। तो देखो 1 यहाँ पे, 3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दोनों सेम साइड, तो सीज, और सीज का दूसरा नाम क्या होता है? जेड, आंसर आ गया। तो ये सीज ट्रांस निकालने में काम आता है। तो नीट में क्वेश्चन जो आता है इतना आसान नहीं देगा, ऐसा देगा, इसका तुम आंसर बता दो। और तुमको नोमेनक्लेचर भी आता है ना, तो तुमको ये बता देना नंबरिंग किधर से होगा? Br I OH और ये Cl है ना। आंसर बताना है इसका, ऑप्शन ए में दिया है R, मतलब यहां पे लिख लेंगे E Z, बोला है ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, फिर यहां बोला है Z E, Z Z E E, इनमें से आंसर कौन सा होगा? तो देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि नंबर किधर से होगा? नोमेनक्लेचर तो आता है, बताओ जी इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे,
इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, ये तो कार्बन है ना यहाँ पे, है ना, तो नंबरिंग इधर से पास हुआ। वैसे भी देखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल देखो यहाँ पर ये OH फंक्शनल 2, इस पूरा कौन सा कंपाउंड है, कार्बन अल्कोहल वाला, पहले नंबरिंग फंक्शनल काम में करते हैं, तो नंबरिंग इधर से हुआ, तो मतलब ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में लिख के बोला ये फर्स्ट ये सेकंड तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो तुम आंसर निकाल लिया, अब मालूम चला क्या कि नंबरिंग इधर से हो रहा था, कहानी खराब हो जाएगा। कि ऑप्शन में देखो यहाँ पर EZ भी है और एक JD भी है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसमें कॉमन ग्रुप तो दिख नहीं रहा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये O है, ये C है, Cl बड़ा होता है और ये दूसरा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो H दिख रहा है और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, तो एटॉमिक नंबर दिख रहा है, Cl बड़ा होता है, ये एक, तो एक दो से लुक बना, तो आंसर क्या आ गया, ट्रांस, और ट्रांस का दूसरा नाम E। इसका नाम देख लेते हैं, तो देखो जी यहाँ पे एक कौन होगा बताओ, और 2 कौन होगा, ये तो कार्बन है और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन होगा, 2, डबल बॉन्ड है ना, बताया था, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 से तुम्हारा आंसर आ गया। देखो 1 2 से क्या बना, लुक, ट्रांस, ट्रांस को E बोलते हैं, T बोलते हैं, यानी दोनों का आंसर क्या आया, E आया। E कहीं दिख रहा है, ये रहा D। तो ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। आगे देखो, तो EZ तुमको समझ में आया है ना, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 तरह का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे न्यूमैन पोजीशन फॉर्मूला, वेज लिखना, वेज, और दूसरा होता है फीचर पोजीशन फॉर्मूला। तो 2 तरह के इसमें फार्मूला पाए जाते हैं, एक होता है वेज, एक होता है फीचर पोजीशन फार्मूला। देखो जी ये जो फिगर होता है वो कैसा होता है, 3D होता है, और ये कैसा होता है, 2D होता है ना। चलो पहला शुरू करते हैं वेज पोजीशन फार्मूला। ये निकलेंगे वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। चलो जी वेज पोजीशन फार्मूला में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर 2 चीज दिखेगा, यहाँ पर कार्बन, एक ये डायग्राम दिखेगा, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज बोलते हैं इसको, और एक तुमको ये डायग्राम दिखेगा जिसको बोलते हैं हैच वेज, है ना। बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये आउटवर्ड द प्लेन होता है। ये दोनों चीज कब कहां लगेगा, कम से कम C* होना चाहिए, तभी RS लगेगा, तो नहीं लगेगा, C* होना चाहिए। आउटवर्ड द प्लेन होता है ये कैसा होता है जी, इनटू द प्लेन, तो एक प्लेन के अंदर होता है, एक प्लेन के बाहर होता है। चलो ये समझ में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, ये देखो, तो CIP ऑर्डर निकाल लेना है। जाना कैसे है, 1 से 3 जाना है, 1 भाया 3, ऐसे लिखना है। 1 से 3 जाना है भाया 2 होते हुए, 1 से 3 जाना है भाया 2, ये ध्यान रखना। अगर घड़ी की दिशा में तुम्हारा आंसर आया तो R, और घड़ी के उल्टा आया तो S, मतलब दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया तो R, और यहां पर निकलेंगे एंटी क्लॉकवाइज आया तो S, ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना, पर यहाँ कॉन्सेप्ट देखो। अगर तुम्हारा हैज वेज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये सबसे छोटा भाई यहाँ पे होना चाहिए लिस्ट, तो निकलेंगे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट हो यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। चलो पहले बिना प्रॉब्लम पे क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम पे करते हैं। जैसे मान लो अपना एक क्वेश्चन दिया है, ये आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ये सॉलिड वेज दिख रहा है, ये हैच दिख रहा है, यहाँ पे Br ले लेते हैं, यहाँ पर I ले लेते हैं, यहाँ पे चलो पहले आसान वाला लेते हैं। आसान वाला मतलब H, यहाँ पे F, यहाँ पे Cl। चलो ये इसका पूछा है, बताओ आंसर R होगा कि S होगा। सबसे पहले देखो CIP ऑर्डर से रैंक 1 किसको मिलेगा, इसको, रैंक 2 किसको मिलेगा, इसको, और रैंक 3 इसको मिलेगा, और रैंक 4 इसको मिलेगा। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन में ये बोला था, कंसेप्ट ये है, सबसे छोटा भाई हैच पे होना चाहिए। देखो है क्या, है सबसे छोटा हैच पे है, नो प्रॉब्लम। जाना है 1 से 3 2 होते हुए, तो 1 2 3, दो घड़ी की दिशा में आ रहे, घड़ी का स्पीड कैसे चलता है, ऐसे टिक 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 ऐसे चलता है, तो आंसर हो गया R। ये तो कहानी है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो अपने ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रॉब्लम वाले पे।
है ना। बोले एक चीज यहाँ पे ये देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आंसर आर है, क्या है आर। इसको हमने इंटरचेंज किया कितना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरचेंज किया, तो पूछा आंसर बताओ क्या होगा। जब भी इवन नंबर इंटरचेंज करोगे, इवन नंबर, तो आंसर आर ही रहेगा, जो था वही रह जाएगा, है ना। फिर से देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने 3 टाइम्स इंटरचेंज किया, क्या किया जी, इंटरचेंज, और इसका आंसर हमको दिया था एस, क्वेश्चन में दिया है आंसर एस है। तो जब भी तुम इसको ऑड नंबर बार इंटरचेंज करोगे, ऑड नंबर बार, तो आंसर एस से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो जी, ऑड वाले में इंटरचेंज कर जाता है आंसर, एस से आर हो गया, इवन वाले में सेम सेम आंसर रहा। वही काम यहां भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम पे है, जैसे मान लो यहाँ पे OH लिखा हुआ है, ये BR लिखा हुआ है, ये I लिखा हुआ है और ये F लिखा हुआ है। पहले CIP से इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो बताओ जी, 1 पे कौन जाएगा, ये 2 पे ये जाएगा, 3 पे ये आएगा और 4 पे ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या ये बताते हैं, एक साइड में रफ डायग्राम बनाओ ऐसा प्लस करके, और मेन रोल इसका है हैज का, तो जहां पे हैज दिख रहा है वहीं दिखा दो ऐसे, भाई कोई से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आया है, देखो जो नंबर है वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन में ये बोला था, देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे छोटा यहाँ होना चाहिए, है यहाँ पे नहीं है, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे छोटा को यहाँ लाना है, तो ये रहा, इसको यहाँ कर दो, तो ये रहा, साइड में एक और बना लो, इंटरचेंज कर दो, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 3 यहाँ, हो गया। जाना कैसे, 1 से 3, देखो जब भी इसको इंटरचेंज करोगे तो इसको भी कर देना, तो इवन नंबर हो गया, जो आंसर आएगा वही रह जाएगा। अगर तुम इसको इंटरचेंज नहीं करते हो तो फिर आंसर को पलटना पड़ेगा, ऑड नंबर हो जाएगा ना, इसलिए हम जब भी इंटरचेंज करते हैं तो इसको भी कर देते हैं, ताकि हमको जो आंसर है वही रह जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 को यहाँ, 4 को यहाँ कर दिया, देखो यहाँ पे, तो हमने 1 को यहाँ, 3 को यहाँ कर दिया। जाना है 1 से 3 2 होते हुए, तो 1 2 3, घड़ी की दिशा में आंसर क्या आया, आर। बस यही था कहानी। एक एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर रैंक 1 रैंक 2 दिया हुआ है, बस तुम बता दो आंसर क्या होगा। ये दिख रहा है कि सॉलिड वेज है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है CH3H, बहुत आसान क्वेश्चन ही देता है, यार टफ नहीं देता है। यहाँ पे H Br और CH3 बताना है, बोला है कि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इन दोनों का आंसर बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको साइड में लेके आते हैं, ये रहा। फिर मेन रोल किसका होता है, हैज का, ये। चलो ये रैंक देते हैं, रैंक, तो ये 4 नंबर हमको दिख रहा है, ये 1 नंबर दिख रहा है, तुम ही बताओ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सेकंड में Br दिख रहा है, सेकंड में क्या दिख रहा है, H, तो ये बड़ा होगा। तो ये नीचे वाला क्या दिख रहा है, 2, ऊपर वाला दिख रहा है 4 3, ये 1 और ये 4 था, ये रहा। क्या सबसे छोटा भाई यहाँ पे है, हाँ है, नो प्रॉब्लम। जाना है 1 से 3 2 होते हुए, तो 1 2 3, घड़ी के उल्टा जा रहे, तो घड़ी के सीधा जा रहे हैं, इधर आ रहा है, तो आंसर हो गया आर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको साइड में डायग्राम बना। मेन रोल किसका है, हैज का, देखो हैज नीचे में है। पहले इसको नंबरिंग डिसाइड करते हैं, 4 ये है, 1 ये है, ये क्या हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये सेकेंड, क्योंकि इसका सेकेंड आइटम देखो यहाँ पे Br है ना। सबसे छोटा भाई यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इंटरचेंज करना पड़ेगा, 4 को यहाँ, 3 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ। जाना कैसे है, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, ये भी आंसर आया आर, यानी दोनों का आंसर आया आर कॉमा आर। बोलो समझ में आया, यही आर एस। अब आ जाओ अगला कंसेप्ट, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। हाँ देखते जाओ कि तुम लोग पहले से ही पढ़े होगे। न्यूमैन नहीं था, फीचर था, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसका फिगर कैसा दिखेगा जी, चलो दिखाते हैं। 2 ही लाइन दिखे, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन। जब भी फिगर ऐसा दिखे तो समझ जाना कि फीचर की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे छोटा भाई यहाँ बॉटम पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन के बॉटम पे। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सबसे नीचे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। चलो देख लेते हैं, यहां भी वही काम है। जाना कैसे, 1 से 3 भाया 2 होते हुए, अगर घड़ी की दिशा में आया तो आंसर आर, घड़ी के उल्टा आया तो आंसर एस, तो ये ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये पहले क्वेश्चन करते हैं बिना प्रॉब्लम वाला। जैसे ये देखो H, ये Br, ये I, ये F। तो इसका पूछा है, बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर से रैंक 1 ये हुआ, रैंक 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ। साइड में डायग्राम बनाओ कि सबसे छोटा भाई बॉटम पे है, हाँ है, नो प्रॉब्लम। जाना है 1 से 3 2 होते हुए,
तो 1 2 3 घड़ी के दिशा में आंसर आर। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम वाला, जैसे यहाँ देखो CL है, यहाँ पे I है, यहाँ पे F है, यहाँ पे BR, यहाँ प्रॉब्लम है। रैंक पहले डिसाइड करते हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। अब दिक्कत क्या है कि सबसे छोटा भाई नीचे होना चाहिए, यहाँ तो नीचे नहीं है, तो जहां पे है वहां से इंटरचेंज करो, ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं, 1 यहाँ 4 यहाँ, ये दोनों को भी इंटरचेंज करते हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ। जाना कैसे है, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए, 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया आर, है ना। अपना सबका आंसर आर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एस वाला भी आ सकता है, हमको भी कुछ नहीं पता, अपन सॉल्व ही कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो यहाँ पे CH3 H OH Br CH3 H बोला, ये फर्स्ट ये सेकंड है, इन दोनों का आंसर बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, चलो अपन सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। साइड में एक डायग्राम बना हुआ है ऐसा, क्योंकि ये 1 नंबर दिख रहा है, ये 4 नंबर दिख रहा है। अब बात है कि ये कितना नंबर होगा, पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, दूसरा में क्या दिख रहा है, इसका दूसरा में सब ऑक्सीजन होगा, तो बड़ा तो ये हो गया ना। जितना जल्दी दिखेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। अब बात यह है, सबसे छोटा भाई तो नीचे हो जाइए, तो प्रॉब्लम इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पर नहीं जाएंगे 4, यहां 2, तो यहां 1 यहां 3, 1 से 3 जाना है 2 होते हुए। पहली बार आया अपना आंसर एस, 1 2 3 उल्टा जा रहा है ना, उल्टा, तो ये अपना एस तो कंफर्म हो गया। नीचे वाला सॉल्व करते हैं, एक साइड में डायग्राम बनाओ, पहले नंबर डिसाइड करते हैं, ये 4 है, ये 1 नंबर हो गया। अब देखो जी, पहला आइटम कार्बन कार्बन, दूसरा में O दिख रहा है, इसमें H दिख रहा है, तो यानी कि ये 3 ये 2। यहां भी प्रॉब्लम है, सबसे छोटा को नीचे रखना पड़ेगा, इंटरचेंज करते हैं, 2 जाना कैसे, 1 से 3 2 होते हुए, तो 1 2 3, ये भी घड़ी के उल्टा एस 2, इसमें दोनों आंसर एस आ गया, है ना। तो ये रहा, दोनों का आंसर क्या हो गया एस एस। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो तुम्हारा आर एस निकालने आ गया। अब चलते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। चलो जी, डीएल कैसे निकलेगा, देखो जिसमें लिखा रहता है कि लास्ट C स्टार कार्बन टेकन एज ए रेफरेंस टू डिसाइड डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है वो डीएल को डिसाइड करता है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, बचपन जानते हैं ग्लूकोज के बारे में, और नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा OH, सब पे OH, तो यहाँ जगह नहीं है जो ऊपर यहाँ लिखते हैं, 3 पे OH इधर होता है, बाकी सब जगह OH इधर होता है, OH ये है ना। पूछा है बताओ इसका आंसर डी होगा कि एल होगा। तो देखो जी, सबसे पहले यहाँ पर लास्ट C स्टार कौन सा है, ये लास्ट C स्टार। अगर आपके राइट हैंड में मतलब इधर, अगर राइट में OH पाया गया तो आंसर होगा डी। अगर ये लेफ्ट में चला गया, OH निकलो या अमोनिया निकलो, ज्यादातर अपना कौन सा अमोनिया कहां पे आएगा, तो जो अपना होता है ना, क्या बोलते हैं अमीनो एसिड, वहां पे NH2 आएगा, है ना, नहीं तो OH NH2, यही तो दिखता है। कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहां होता है, अमीनो एसिड में, है ना, तो 19 होता है। एक अपना ग्लाइसिन अमीनो एसिड नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बाकी सब 19 क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन में कभी भी होता है ना कि तुम्हारा ग्लाइसिन में क्या आता है जी, एक कार्बन पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अमोनिया, और ये दोनों H हो जाता है, तो ये C स्टार होगा नहीं होगा। बाकी 19 जितना भी है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सब में C स्टार आता है, क्योंकि यहाँ पे जो R था वो क्या बन गया H बन गया, इसलिए। तो जहां भी C स्टार होगा तो वहीं पे DL निकलेगा, इसलिए यहाँ बताया गया। तो या तो तुमको OH दिखेगा, नहीं तो NH2 दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अगर राइट हैंड में पाया गया तो D, और लेफ्ट में चला गया तो L, हो गया आंसर। कभी भी याद रखना कि D का मतलब प्लस नहीं होता है और L का मतलब माइनस नहीं होता। एक पोलारीमीटर डिवाइस होता है जो हमेशा ग्लूकोज को प्लस नापेगा और फ्रुक्टोज को माइनस नापेगा, है ना। तो लिख लो, प्लस एंड माइनस हैव नो डायरेक्ट रिलेशन विथ D एंड L, क्योंकि ये स्टेटमेंट नीट में आया हुआ है ना। लिखेंगे एक पोलारीमीटर डिवाइस होता है, इतना लिखो। चलो आगे चलते हैं, बाकी सब ग्रुप में जाएगा PDF के फॉर्म में। लिखेंगे कि पोलारीमीटर एक डिवाइस होता है, पोलारीमीटर, जो जिसने हमेशा याद रखना कि अल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज में अल्डिहाइड पाया जाता है, ये पॉजिटिव मेजर करता है, और फ्रुक्टोज में कीटोन पाया जाता है, तो इसको निगेटिव मेजर करता है।
तो प्लस माइनस तुम देखना हमेशा, जितना भी ग्लूकोज का नाम प्लस में होता है और फ्रुक्टोज का नाम माइनस में होता है। तो ये तो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहां पे, बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो जी, एक नाम होता है, ये नीट में आया हुआ है आइथ्रोज, एक नाम होता है थ्रियोज, ये नाम होता है। ये कार्बन 4 पे चलता है, जब पढ़ोगे ना अपना ये कार्बोहाइड्रेट, तो इसका नाम में भी आंसर लिखा हुआ है, टी मतलब ट्रांस, ये याद रखना, और ई का मतलब होता है सीज। यहां पर तुमको ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे यहां पर लिख लेते हैं CH2OH, जैसे एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, 2 साल पहले ये आया था। तुम ये बोल सकते हो कि सर ये तो पढ़ना है अपना बायोमोलिक्यूल में, फिर भी यहां पे देख लो काम आ जाएगा। दोनों सेम है क्या? सेम तो नहीं है। इन चारों का आंसर बताना है, अभी बताते हैं आंसर कैसे देंगे। है ना, एक और यहां लिख लेते हैं भाई। ग्लूकोज वाला तो आसान है, बाकी ये थोड़ा एग्जाम में बहुत बार चला आता है बहुत छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन पूछ देता है, आसान नहीं है ये, जिसको याद रहेगा वही सॉल्व कर पाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये सर है, इसमें तुमको बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड, ये 4 है। चलो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 4 वाले में यही 2 नाम होता है। इसको शॉर्ट में बोलना है ई, इसको शॉर्ट में बोलना है टी, थ्रियोज आइथ्रोज। तो पहला बात कि ये कैसा होता है, मतलब टी का मतलब ट्रांस होता है, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड तो थ्रियोज नाम होगा इसका। ये भी अपोजिट साइड है तो थ्रियोज नाम होगा। ये दोनों सेम साइड है तो आइथ्रोज नाम होगा। ये दोनों सेम साइड है तो क्या होगा? आइथ्रोज। ये तो समझ में आ गया। अब बात आया कि सर ये डी होगा कि एल होगा, तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, रेफरेंस किसको लेना है बताओ? डीएल के लिए लास्ट सी स्टार। तो बताओ जी इसमें लास्ट सी स्टार कौन सा है? ये वाला, ये दिख रहा है, बताओ राइट में OH है? नहीं है, तो ये क्या आंसर होगा? एल। इसका बोलेंगे एल। अल्डिहाइड है तो बताओ क्या होगा? प्लस, कि ग्लूको हमेशा पोलारीमीटर अल्डिहाइड को प्लस बोलता है, तो एल प्लस थ्रियोज इसका नाम हो गया। उसी तरह इसका बताओ, तो टी से क्या हो गया? थ्रियोज, है ना। अब आते हैं कि इसमें बताना ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो प्लस लगा दिए, है ना। अब बताओ जी राइट में तुमको क्या मिला? OH, आंसर क्या हो गया? डी। ये निकल गया इसका नाम। इसका नाम लिखते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइड पाया गया तो आइथ्रोज ई लिखेंगे, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो प्लस लिखेंगे। अब ये डी है कि एल है, तो राइट में क्या पाया गया? OH, लास्ट वाला यही है ना OH, तो ये आंसर हो गया डी, ये इसका आंसर हो गया, है ना। उसी तरह यहां भी बात करते हैं, आइथ्रोज क्यों है बताओ? क्योंकि यहां पर दोनों एक साइड पाया गया है, ये लेफ्ट में पाया गया है OH, तो अल्डिहाइड के लिए प्लस और ये एल आंसर हो गया। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, आंसर चला। तो ये था कहानी, डीएल निकाल लेंगे, है ना। बाकी एक अल्फा बीटा भी होता है, निकलेंगे। अल्फा बीटा का नाम कैसे लिखेंगे जी? तो फर्स्ट सी स्टार पे देखो जी, डीएल था लास्ट सी स्टार, डीएल कहां था? लास्ट सी स्टार को चेक करते थे, और ये चेक होता है फर्स्ट सी स्टार पे, ये, है ना। अगर आपके राइट में, अगर राइट हैंड में OH पाया गया, या तुम OCH3 बोल सकते हो, है ना, या तुम अमोनिया भी बोल सकते हो, तो आंसर होता है अल्फा। अगर यही लेफ्ट में चला गया तो आंसर होता है क्या? बीटा। चलो सेम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, और तुमको चारों फॉर्म में आंसर बताना है। ये आइथ्रोज है कि थ्रियोज है, इसलिए बोला था कि नाम में ये आंसर छुपा दिया है। ये इसका आंसर चारों फॉर्म में बताना है। चलो यहाँ पर देखो क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ कि नंबरिंग में तुम्ही को डिसाइड करना है। अल्डिहाइड फंक्शन में ऊपर से नीचे आएगा, तो ये वाला फर्स्ट सी स्टार हुआ, ये वाला क्या हो गया? लास्ट सी स्टार। पहला बात, ये थ्रियोज है कि आइथ्रोज है? दोनों सेम साइड, तो आइथ्रोज हो गया, है ना। अब बताते हैं कि प्लस या माइनस, अल्डिहाइड फंक्शन में ग्लूकोज प्लस, तो ये भी प्लस प्लस। अब बताइए ये डी होगा कि एल होगा? तो राइट में क्या दिख रहा है? OH, तो ये आंसर हो गया डी। ये समझ में आया। अब बात है कि ये अल्फा होगा कि बीटा होगा? तो राइट में फर्स्ट वाला सी स्टार, राइट में हो जाए तो अल्फा, ये अपना आंसर हो गया। डैश करना। तो इन चारों में नीट में क्वेश्चन पूछ देता है, ये बहुत फंडामेंटल चीज है, याद रखना। ये तो तुमको सब आ गया, अल्फा बीटा निकालने आ गया, ई आइथ्रो या थ्रियोज निकालने आ गया। ये सबके लिए नहीं होता है सेम नाम,
इसलिए एग्जाम में उतना ज़्यादा प्रायोरिटी है नहीं, नीट में दो बार आ चुका है इसलिए बताया है, ये कहीं पूछ सकता है। प्लस माइनस समझ में आ गया क्या दिक्कत है, और डी और एल भी निकालने आ गया, तो समझ में आया। ये था डीएल के बारे में, समाप्त होता है। चलो जी एक लास्ट बचा है इसमें, कन्फर्मेशनल आइसोमर। इस साल नीट में क्वेश्चन इससे आया था, बॉन्ड एंगल पूछा था, बताओ कितना होता है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर देख लेते हैं। चलो जी, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात याद रखना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्केन फैमिली के लिए ज्यादा ये एप्लीकेबल होता है। और सबसे छोटा जो होता है, मीथेन कभी शो नहीं करता है, याद रखना। मीथेन का मतलब होता है CH4, ये कभी शो नहीं करता है कन्फर्मेशनल को। सबसे छोटा जो होता है लिस्ट कहां से स्टार्ट होता है, तो इथेन से, है ना। यहां पे क्या होता है, रोटेशन आर पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड, रोटेशन आर पॉसिबल अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी, है ना। दो सिंगल बॉन्ड इसे घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा इथेन से शुरू होता है ना। बाकी इस पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। कभी भी मीथेन मतलब CH4 कभी भी कन्फर्मेशनल शो नहीं करेगा। कम से कम 2 कार्बन चाहिए, ये ध्यान रखना, वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, है ना। चलते हैं इसमें सबसे छोटा कन्फर्मेशन इसमें करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन किसका है जी, इथेन का है, हमने बताया इथेन करता है। अगर ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, खत्म हो जाएगा। और देखो जी इसमें 2 चीज होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है 2 तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। पहला का नाम है न्यूमैन पोजीशन फार्मूला, और दूसरे का नाम होता है सोहर्स फार्मूला। ये होता क्या है बताएंगे। सोहर जानते हो, झूला की तरह जो होता है, झूला जानते हो, होता है ना ऐसा झूला, ऐसा होता है ना, ये ऐसा। एक लोग यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, ऊपर नीचे झूलते रहता है। तो दिखाते हैं न्यूमैन का फिगर कैसा दिखेगा। देखो जी अपन इसमें क्या होता है, रोटेशन ऐसे दिखाता है, ऐसे जिधर एरो वो फ्रंट कार्बन है और जिधर एरो नहीं है वो बैक कार्बन है, ये लिख लेना है। फ्रंट और बैक कार्बन, हमेशा फ्रंट वाले कार्बन को डॉट देना है। अब पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। देखो आगे में 3H दिख रहा है, आगे देखे तो 3H दिख रहा है, और 3H को ऐसे रखना है 120 डिग्री के एंगल पे, H H H, ये फ्रंट कार्बन, ये अपना हो गया फ्रंट कार्बन, लिख लेंगे। अब चलो जी बैक कार्बन का मतलब ये वाला होता है। अब तुमको भी यहाँ पे पीछे नहीं देखना, आगे देखना है, इधर की तरफ देखना है ना। तो बैक कार्बन को गोल दिखाते हैं सर्किल से। अब तो पीछे नहीं देखना है, क्योंकि एक्चुअली में H3 ऐसा होगा, इधर से H3 होगा ऐसा, ये है ना। तो बैक मतलब यहाँ तुम खड़े हो, इधर तो देखना ही, इधर देखना है। तो यहाँ पर 3H दिख रहा है, यहाँ भी 120 डिग्री पे रखना है 3H को, ऐसा, ये रहा। चलो इन दोनों का लुक दिखाते हैं, दोनों का लुक कैसा दिखेगा। दोनों सेम ही चीज, कुछ भी नया नहीं है। देखो करना क्या होता है, ये फ्रंट कार्बन था, नीट का फेवरेट यही है। क्यों फेवरेट है बताया जाएगा। देखो ये एक के ऊपर एक को हमने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया ऐसा, इसको उठा के इस पे से रख दिया, ऐसा दिखेगा, है ना। सोहर्स नीट में नहीं आता है, आज तक नहीं आया, बस इसके बीच में ऐसे लाइन दिखा दो। ये रहा था अपना फ्रंट, ये तो ये बैक कार्बन था, ये फ्रंट था, ऐसे ये लाइन बता दो। घोड़ा की तरह दिख रहा, नाम ही है सोहर्स, मतलब घोड़ा। घोड़ा का 4 पैर होता है, ये 4 पैर, 1 2 3 4, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, ये फिक्स होता है, ये कभी रोटेट नहीं करता, ये फिक्स होता है। और ये रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा, ये ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ऐसे, है ना। तो इन दोनों में क्या होता है, देखो इन दोनों को तुमको दिख रहा है, देखो अभी भी क्या होगा, ये फिक्स होगा, ये घूमेगा, यहां भी सेम बात है। तो फालतू में इतना पन्ना बर्बाद हो गया, इसलिए नीट हमेशा ये पूछता है, ये नहीं पूछेगा भाई, दोनों में काम सेम है। अब बात इसमें यह है कि सर आंसर कैसे निकालना है। देखो जी तो इन दोनों में क्या होता है, इनफाइनाइट रोटेशन होता है, ये नीट में आया हुआ है, ध्यान रखना। रोटेशन कितना होता है, इनफाइनाइट एट द कट ऑफ 60 डिग्री। ये देखो जी ये ऐसे धीरे धीरे अपने मन से नहीं घूमता, थोड़ा सा टच करोगे ना तो कट 60 पे घूमेगा, फिर 60 पे घूमेगा, तो इनफाइनाइट रोटेशन होता है ना, एट द मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री पे घूमेगा। 60 डिग्री पे क्या करेगा, कट करेगा। तो जब भी घूमेगा तो 60 डिग्री पे घूमेगा, है ना, ये ध्यान रखना, मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। लेकिन इनफाइनाइट रोटेशन होता है, ये दोनों बात याद रखना। अब हम एक करके दिखाते हैं, तो ये देख लेना, ये सब स्टेटमेंट में आया हुआ है, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपना इथेन था CH3,
CH3 ऐसे घुमा रहा है, ये फ्रंट है, ये बैक है। देखो तुमको कुछ बनाना नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में 4 फिगर होगा ABCD और सब बना के देगा, बस तुम एक बार सीख लोगे ना तो समझ में चला है कैसे काम करता है। तो ये था H, फिर सबके पास लड्डू सेम ही था। देखो फ्रंट का लड्डू ये था, तीनों H था, और बैक का भी लड्डू क्या था, तीनों H ही था। तो जब घुमाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 दिखा देते हैं और इसको 2 दिखा देते हैं, तो ये घुमाएंगे तो दिखेगा। तो देखो जी ये ऐसे दिख रहा है, हमेशा क्या करना है, ये बैक कार्बन है गोल वाला, और इसका H जस्ट इसके आगे रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और छोटा बॉन्ड के एक्चुअली में बॉन्ड छोटा नहीं है, एक्चुअली में ये ऐसा है, जैसे ये देखो, ये एक के पीछे एक छुपा हुआ है, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या बराबर है ना। जब ये घूमेगा 60 ऐसे कट 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 ऐसे पूरा रोटेट करेगा, है ना। तो तुमको ये दिखाने के लिए दोनों को बराबर नहीं किए, एक के पीछे एक छुपा हुआ है ना। तो इसका नाम क्या होता है, ये देखो, इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, ये डॉट वाला को इसको बोलते हैं बैक कार्बन। इसी दोनों के मैथ में बोलते हैं ना, जैसे ये दो साइड के बीच का ये एंगल कहलाता है, तो यहां बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। ये डिफिनेशन आ सकता है डाइहेड्रल एंगल, डीए का फुल फॉर्म होता है डाइहेड्रल एंगल। जैसे मैथ में बोलते हैं एंगल, यहां बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये एंगल बनता कहां है, ये देखो जी, ये इसको घुमाए हमने, रोटेट कराया 60 डिग्री पे, अब ये ऐसा दिखे, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, ताकि तुमको समझ में आए। ये H1 है, ये H2 है, बाकी H को सब घूम गया। दो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो फ्रंट और बैक कार्बन के बीच का एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो एंगल बिटवीन फ्रंट एंड बैक कार्बन, एंगल बिटवीन फ्रंट एंड बैक कार्बन, तो फ्रंट और बैक कार्बन को बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। या तुम बोल सकते हैं एक लाइन में इंटरप्लेनर एंगल, ये भी एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरप्लेनर एंगल। तो इंटरप्लेनर एंगल को बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल। और क्या नहीं लेना, दो प्लेन के बीच का ये एंगल होता है। ये भी आगे बहुत अभी आगे जाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि एक के पीछे एक छुपा हुआ है, तो इसका नाम होता है इक्लिप्स फॉर्म। तो निकलेंगे इक्लिप्स, इक्लिप्स फॉर्म शॉर्ट में इसको ई बोला जाता है ना। इसमें दो नाम आता है, एक होता है फुली इक्लिप्स, एक होता है पार्शियल इक्लिप्स। तो ये बताओ जी, जैसे ये देखो, ये दोनों पेन को सेम रखते हैं तो तुमको समझ में आएगा। देखो ये दोनों पेन सेम है, तो देखो एक के पीछे क्या है, छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स। मतलब ये दोनों लड्डू सेम सेम, लड्डू सेम सेम, लड्डू सेम सेम, तो फुली इक्लिप्स। लेकिन देखो ये थोड़ा, ये पेन तुमको मोटा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है। जैसे मान लो ये ऐसे रखे हैं, तो जो आगे वाला पीछे को छुपा दिया, क्या दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। मतलब लड्डू किसी का भी अगर अलग अलग हो जाए तो पार्शियल ही होता है। तो फुली पार्शियली भी तुमको समझ में आ गया क्या होता है। फिलहाल ये चीज हमेशा याद रखना, ये इक्लिप्स फॉर्म है और एंगल कितना है बताओ, 0 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, 60 से रोटेट किया ऐसे, तो कट से घुमा तो डाइहेड्रल एंगल हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। और इसका दो नाम होता है, एक होता है स्टैगर, एक होता है गच्चे। स्टैगर फॉर्म निकलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। इसी का एक और नाम होता है गच्चे फॉर्म भी बोलते हैं, गच्चे फॉर्म। दोनों इसी का नाम है। देख लेना, पूछेगा बताओ कि इस बार नीट में क्वेश्चन यही था कि बताओ जी स्टैगर फॉर्म का एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री। कहानी खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, इजी क्वेश्चन ही आता है, बस सब याद होना चाहिए। 60 से फिर रोटेट किया तो ये यहां चला आएगा। बताइए किसका कैसा लुक बन रहा है, देखो तो ये H1, अब ये H2 यहां चलाया, सब एक के पीछे एक छुप गया ऐसा ऐसा। इसी को रोटेट कराया, ये एक्चुअली में आगे की तरफ होता है, ये थोड़ा सही से बनाना, इधर की तरफ, हमेशा आगे की तरफ, घड़ी के आगे की तरफ। जैसे घड़ी का स्विच चलता है ना ऐसे टिक, तो ये आगे और ये भी आगे, है ना। देखो फिर से यही डायग्राम बना है, फिर से डाइहेड्रल एंगल अब हो चुका है 120। देखो ये यहां से यहां चला आया तो एंगल 120 हो गया, यानी फिर से इक्लिप्स फॉर्म बना। ये निकलना ई मतलब इक्लिप्स, यहां भी ई मतलब इक्लिप्स। इसको बोलते हैं एस या जी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, गच्चे या स्टैगर। फिर से रोटेट कराते हैं 60 पे, तो ये फिगर ऐसा दिख रहा है, देखो जी। अब S2 आमने सामने आ गया, देखो बाकी सब अपना उससे दिखेगा, ये है ना। तो अब एंगल कितना हो गया 180, और इसका नाम होता है एंटी स्टैगर बोलो या एंटी गचे बोलो, बात बराबर है, एंटी स्टैगर फॉर्म। या एक और नाम लिख लो एंटी
गचे, ये है ना। तो एंगल कितना हो गया 180। अभी और देखो आगे, अभी तब तक रोटेट करेगा जब तक फिर से वापस ना चले 360 पे, है ना। और देखो जी, फिर से 60 पे रोटेट कराया तो देखो ये कहाँ चलाएगा, अब ये वाला यहां चलाएगा, फिर से इक्लिप्स फॉर्म वापस आ गया। देखो यहां पे H2 है और ये H1 था, ये। अब एंगल कितना हो गया 60 जोड़ दो 240, फिर से ये इक्लिप्स फॉर्म आ गया, फिर से रोटेट कराओ 60 पे, है ना। फिर से आंसर क्या आ जाएगा, ये बीच में चला जाएगा। ये अब एंगल कितना हो गया 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ये हो गया। फिर से ये क्या आ गया स्टैगर फॉर्म या गच्चे बोल सकते हो। फिर से 60, अब स्टॉप हो जाएगा, जो फिगर था वही फिगर वापस आ गया, जो जहां पे था वहीं पे अब वापस आ गया। ये फिर से इक्लिप्स फॉर्म वापस आ गया, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा ये बताओ इक्लिप्स फॉर्म कहां कहां पे आया था, थोड़ा एंगल देख के बताओ तो कहां कहां पे आया इक्लिप्स फॉर्म, कौन कौन से एंगल पे आया, डायहेड्रल एंगल बताओ तो कहां कहां पे आया, 0 डिग्री पे आया है, और तो कहां पे आया 120 पे आया है, और बताओ कहां पे आया 240 पे आया, और 360 पे, सबसे ज्यादा इसी पे आया इक्लिप्स फॉर्म, है ना। स्टैगर फॉर्म बताओ कहां कहां पे आया, या गच्चे फॉर्म इसी को बोलते हैं। तो देखो बहुत कम आया है, कहां कहां पे आया, एक 60 पे आया है ना। इसको नहीं बोलेंगे, ये एंटी स्टैगर है। और ये कितना आया बताओ 300, दो ही जगह आया है बेचारा, है ना। अब आ जाओ एंटी स्टैगर या एंटी गचे, एक ही जगह आया है एंटी स्टैगर, ये नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, एंगल पूछा था बस। तो बताओ कितना एंगल हो जाएगा, एक ही जगह आया है 180 पे आया है। इसको थोड़ा नहीं हटेगा, बहुत टाइम लेगा नहीं। देखो जी, तो ये एंटी स्टैगर एक ही जगह पे है 180 डिग्री, बस कहानी खत्म। अब इसमें दो चीज पूछता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एंटी स्टैगर, याद रखना ये सबसे दूर यही था एंटी स्टैगर, जिसमें रिपल्सन सबसे कम पाया जाएगा, या इसी का दूसरा नाम था एंटी गचे। उसके बाद कौन सा आता है स्टैगर फॉर्म, और सबसे लास्ट में होता है इक्लिप्स फॉर्म। ये अपना आ गया एनर्जी ऑर्डर, इसका उल्टा होता है एनर्जी ऑर्डर, इसको उल्टा कर दो, इक्लिप्स फॉर्म सबसे ज्यादा होता है, फिर स्टैगर फॉर्म, और सबसे लास्ट में होता है एंटी स्टैगर। ये हो गया तुम्हारा एनर्जी ऑर्डर, रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, इट इज रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो जी एक क्वेश्चन देते हैं, इतना पढ़ने के बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो नीट में क्वेश्चन क्या होता है फिगर के साथ आता है, तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब तुमको भी पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है एंटी फॉर्म। तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर कभी मतलब कभी क्या होता है ना कि कंपाउंड का नाम ले लेता है, कभी नहीं भी लेता है, अपन क्या करते हैं ना ले लेता है, ऐसे रोटेट करा रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये फ्रंट कार्बन है और ये क्या है जी बैक कार्बन। तो लड्डू खोज निकालो, लड्डू इसके आगे एक CH3 दिख रहा है और क्या होगा 2H होगा, तो ये हम बना लिए साइड में। ये तुमको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा तो ये बैक कार्बन है, तो पीछे नहीं देखना आगे देखना इधर की तरफ। तो एक लड्डू ये दिख रहा है और यहाँ पे क्या होता है 2H होगा, तो बैक कार्बन भी सेम आंसर आया CH3 और 2H। ये गोल कर दो कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना कुछ बस इतना ही दिमाग लगाना है, बाकी ऑप्शन यहाँ दिया होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ये अपना दे दिया तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल फॉर गिवन फिगर, गिवन फिगर
है ना, फिगर एकदम साफ सुथरा देगा, जैसे यहाँ पे नहीं देते, देखो वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। ऐसा जिधर एरो है वो फ्रंट है, ये तुमको रफ में कैलकुलेशन ये साइड में करना पड़ेगा ताकि तुम लड्डू सही से खोज सको। इसमें नीट चालाकी ये करता है, एक दो क्वेश्चन में फिगरें गलत दे देगा, एक दो में सही देगा। अब चलिए हम बना के दिखाते हैं। मोस्ट स्टेबल पूछा है, बस तुम ये बता दो आंसर क्या होगा। ये सब फिगर तुमको दिया हुआ है, बस तुमको टिक करना है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इनमें से कोई एक आंसर सही है ना। सबसे पहले देखो मोस्ट स्टेबल मतलब एंटी, तो आमने सामने कौन दिख रहा है, ये सामने सामने, ये सामने सामने, ये तीन तीन एंटी है। इसमें एंटी कितना है, इसमें तो वो इंग्लिश फॉर्म गलत, ज्यादा क्या होता है 60 या तो 180 वाला, है ना। ये भी गलत इंग्लिश फॉर्म, है ना। अब देखो ये फिगर सही की गलती है, बताओ। फिगर गलत है। देखो ये डॉट वाला क्या होता है, फ्रंट कार्बन, और उस पर दो क्या है, CH3, जबकि यहाँ पे एक पे CH3, एक पे अलग पे CH3 है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी ऐसे भी गलती हो जाता है। ये तो फिगर गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया, है ना। तो बस ये दिमाग लगाना है। अब इसमें लिखेंगे लास्ट एक है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी फेवरेट है, ये सब सिली मिस्टेक कराने के लिए आता है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये दिखाते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसा चलाया तो भैया तब कहानी चेंज हो जाएगा, ये, है ना। तो पहले तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ दिखाते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा तुमको ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, बस तुमको ये आंसर बताना है। ये चलो यहाँ पे ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया है, है ना। तो देखो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एंटी फर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा एंटी तो इसी में दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, सामने सामने। इसमें भी क्या दिख रहा है, लड्डू एक बार चेक कर लो। लड्डू चेक करेंगे तो बताओ क्या होगा, ये OH और एक कार्बन, एक OH दिख रहा है, और एक क्या होगा H। बैक पे भी सेम ही है, एक कार्बन, एक OH और एक H, सेम सेम है। अब इसमें बताओ जी, सबसे ज्यादा एंटी तो ये दिख रहा है, तुम्हारा आंसर तो ये आना चाहिए, है ना। लेकिन इसको टिक करने के बाद गलत कर दो, ये गलत आंसर है ना। क्योंकि क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा याद रखना है, इंट्रामोलिकुलर हमेशा कहां बनता है, ऑर्थो। अगर दो OH ऐसा हो तो इसके बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनता है। देखो अगल बगल में OH दिख रहा है कहीं पे, देखो तो कहां दिख रहा है, ये, हाँ OH दिख रहा है अगल बगल में, तो यहाँ क्या बनेगा, इंट्रा। तो आंसर क्या हो गया, बी। तो बाय डिफॉल्ट एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर OH आया है तो बी केयरफुल, तब ऑर्थो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। बेसिक लास्ट पर जाए बायर्स फार्मूला, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे बायर्स फार्मूला, बायर्स स्टेबिलिटी
ऑफ साइक्लो अल्केन। हाँ बोलो जी। हाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। NOF तीनों में बनता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तीनों में बनेगा। वो तो OH का एग्जांपल ये सेट कर दिया ना, अगर अमोनिया हो तो भी बनेगा, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, जैसे ये ऐसे था, इसमें भी ऑलरेडी H बॉन्डिंग है और इसमें भी क्या है? ऑलरेडी H बॉन्डिंग है। अब एक नया बना इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। जैसे मान लो यहाँ पर अगर NO2 लेते तो नहीं बनता, बनता, क्योंकि H के बगल में ये हो ना, O पाया गया तो बन जाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन आया तो ये OH वाला है, बाकी F पे भी बनेगा, NH2 पे भी बनेगा, तो ये ध्यान रखना। चलो जी, तो यहाँ देखो बायस स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। देखो एक ये साइंटिस्ट का नाम है, एक सिंपल लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, दोनों अलग चीज है, ये दूसरा लिखना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये लिखा है कि ये लिखा है। कहानी में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत वाला है, ये नॉर्मल बातें हैं। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लो अल्केन, है ना। इसमें याद रखना है 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 5, और 5 से बड़ा क्या होता है? 6। खत्म कहानी। दिक्कत इसमें आता है, ये क्या बोलता है कि 3 से बड़ा 4 तो होता है और 4 से बड़ा 6 हो जाता है, ऐसा इसने बताया। और सबसे टॉप पे होता है 5 वाला। अब थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो यही अजीब चीज एग्जाम में आता है। तो इसने स्टेबिलिटी के बारे में ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगल स्ट्रेन, है ना। और इन्होंने बताया क्या कि एंगल स्ट्रेन का एक फॉर्मूला दिया, ये नीट में असोसिएशन रीजन में आ चुका है, इसे ध्यान रखना। जिसको ये डेरिवेशन पता था वो सही कर लिया था। तो एंगल स्ट्रेन का इन्होंने फॉर्मूला बताया, देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड एंगल लिखेंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन का एंगल लेना है तुमको, माइनस मैथमेटिकल एंगल बोल सकते हो। ये मॉड लेना है, कहने का मतलब क्या है? मॉड फंक्शन, जिसमें ज्यादा आएगा ज्यादा आंसर, जिसमें कम आएगा कम आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ, इस सभी का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं बताओ? और सबका क्या आएगा बताओ? sp3। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा? जब लोन पे 0 होता है तो पता है ना, 109.5 डिग्री, ये सबको पता है ना, क्योंकि मॉड फंक्शन है, किसी में से किसी का फर्क नहीं पड़ता। अब हमको पता है इसका, बताओ एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसका एंगल कितना होता है? मैथ से 90, ये होता है 60, ये कितना होता है? तो हमको नहीं पता, ये फॉर्मूला याद रखना। निकलेंगे यहां पर 180। पहले बच्चे करते हैं आंसर सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। मान लो ये 3 साइड है, n नंबर ऑफ साइड, तो 3 में से 2 या कितना बचा? 1, तो 180 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 3, कितना? 60 आ रहा है, आ रहा है। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, किसी भी साइड का एंगल निकाल सकते हो। जैसे इसका हमको एंगल पता है 90 डिग्री, चेक करते हैं। तो साइड कितना? 4 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 और 2 से 90, सही आंसर दे रहा है। उसी तरह इसका निकाल लो। साइड कितना हो गया? 6, 6 का निकाल लो। 6 में से 2 गया तो 4 और 6, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से ये 60, तो कितना हो गया? 120 डिग्री। ये कितना? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 से कट जाएगा नहीं, कितना कटेगा? 5 तिहाई 15 और 6 पचे 30, 36 इंटू 3 कितना होता है? 118, 118, 118 की 108 देखो तो, एक 108। अब निकाल दो, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला है, हाइब्रिडेशन एंगल मतलब मैथ एंगल, मॉड फंक्शन है, पॉजिटिव लेना है। तो बताओ जी, इसमें 109.5 माइनस 60 कितना है? लगभग 49.5, ये एंगल स्ट्रेन आ रहा है। इसमें 109.5 माइनस 90 बताओ कितना आएगा? 19.5 आ रहा है। इसमें 109.5 माइनस 120, मॉड लेना है, मॉड कितना आएगा बताओ? लगभग 11 पॉइंट कितना, 10 पॉइंट कितना, 5, जो भी है देख लेना। इसमें कितना आ रहा है देखो, तो 108 माइनस 109.5, मॉड लेना है 1.5 के आसपास। सबसे कम एंगल किसमें दिखा? एंगल स्ट्रेन 1.5, इसलिए साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर सिंपल स्टेबिलिटी पूछा है तो 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, लेकिन अगर बायर्स पूछा है तो एंगल क्या हो जाएगा? 5 का ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी कुछ ऑर्डर आता है।
इसमें कुछ फिगर का नाम होता है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये होता है, ऐसा कुछ वेरिएशन ऑफ डायग्राम भी होता है जिसमें नाम होता है। एक हाफ चेयर, तो हाफ चेयर फॉर्म। दूसरा निकलेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर बोर्ड फॉर्म। तीसरा निकलेंगे ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। और चौथा निकलेंगे इसमें फुल चेयर, चेयर फॉर्म। चेयर बोलो या फुल चेयर बोलो, बात बराबर है। डायग्राम बहुत आसान है, सबका डायग्राम यूनिक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये हाफ चेयर दिख रहा है। कार्बन कितना है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। बोर्ड फॉर्म मतलब नाव की तरह दिखेगा ऐसा। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। इसमें फ्लैग पोल यहाँ पे H होता है, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ट्विस्टेड बोर्ड, इसको ऐसे पकड़े, ऐसे ममोड़ दिए, जब ममोड़ेंगे ना तो ऐसे ममोड़ देंगे तो ऐसा ये क्रॉस साइन दिखेगा। ये डायग्राम ऊपर की तरफ दो, कार्बन कहां पे? 1 2 3। और ये डायग्राम नीचे की तरफ 1 2 3 कार्बन है। यहां कार्बन है नहीं है, क्योंकि यहां पे ऐसे ममोड़ दिए, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसा होता है? तो फुल चेयर मतलब ऐसा, एक ये ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये। अच्छा, ये दोनों सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। यहाँ पे 2 क्रॉस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। स्टेबिलिटी यही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? चेयर फॉर्म। सबसे कम होता है हाफ फॉर्म, उसके ऊपर बोर्ड फॉर्म, सब ट्विस्टेड बोर्ड, सबसे लास्ट में चेयर फॉर्म। बस यही था कहानी। तो ये तुम्हारा था, तुम्हारा आइसोमेरिज्म में जितना था हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट था जो हमने बताया, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका फेमस है, एक क्वेश्चन उनमें से आएगा। एक अपना स्टेरियो था, जिसमें से 3 था टॉपिक, इसमें जीआई था, ओआई था, और ये था कन्फर्मेशनल। ये चीज हमेशा याद रखना। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। अपना बहुत सारा मर होता है, इनांसियोमर, इपीमर, मेजोमर, ये सब देख लेते हैं। लिखेंगे पहला इसमें इनांसियोमर। ये क्या होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इनांसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, कभी भी ये इनएक्टिव नहीं होगा, ये बात याद रखना है। इनांसियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या होता है? इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। इट इज सुपर इम्पोजिबल। ये इसी बार नीट में क्वेश्चन आया था जी, स्टेटमेंट पूछा था कि इनांसियोमर, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जहां ऑप्शन ए में लिखा था कि इनांसियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बताओ सही गलत? गलत, क्योंकि ये क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। चलो इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट है इसका, पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। डिफिनेशन में ये काम आएगा। उसके बाद पहले देखो ये मतलब क्या होता है। जैसे ये देखो जी, ये ए है, तो बताओ इसका मिरर इमेज कैसा होगा? ऐसा ही दिखेगा। इसको उठाओ, इसको चिपकाओ, इस पे, इसको उठाया, इस पे चिपका दिया, तो देखो ये ऐसा दिखेगा। दोनों सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ, दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल मिरर इमेज। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसा होता है? देखो पी का मिरर कैसा दिखेगा? ऐसा। इसको उठाया, इसको चिपका दिया इस पे, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो जी, दिखेगा। तो बताओ ये दोनों मिरर जब चिपकाया ऊपर से सेम सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ये कैसा है जी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बस यही था कहानी। अब आते इनांसियोमर किसको बोला जाता है जी? चलो यहाँ पे क्वेश्चन समझाते, ज्यादा समझ में आएगा। देखो जी यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दिख रहा है सबको। इसमें खास बात देखो, अच्छा बताओ ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। देखो तो ऐसा का मिरर बनाते हैं ऐसा,
नीट का यही फेवरेट है कि जो भी फिगर दिया होगा ना वो आपस में दी जाए, या तो मिरर ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, है ना। जैसे यहां पे देखो इसका मिरर बनाते हैं ऐसा, बस तुमको यही वाला दिमाग लगाना है कि मिरर कैसा बनेगा। ये थर्ड है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनैंसियोमर। तुम्हारे एग्जाम में यही 3 फिगर दिया है कि नीट का यही फेवरेट है कि फिगर दिया होगा बस पहचानना है। तो हमने गौर से देखा, अच्छा ये तो मिरर ऐसे बन रहा है जी, और ये मिरर ऐसे बन रहा है, इसका मिरर ये है कि देखो ये नीचे ये ऊपर वही चीज है, इसका मिरर देखो ऐसा मिरर की है, तो इधर वाला इधर दिखेगा, देखो ये उधर चला गया ये इधर चला गया, ऐसा दिख रहा है ना। यानी कि समझ में आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आर इनैंसियोमर। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर दोनों आपस में मिरर इमेज है तो क्या हो गया, इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर का डिफिनेशन क्या होता है कि दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। याद रखना चाहिए, मिरर इमेज अलग होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल अलग होता है, दोनों सेम सेम नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो इनैंसियोमर का डिफिनेशन क्या हो गया कि दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। जो भी आपस में मिरर इमेज होगा वो इनैंसियोमर कहलाता है। तो ये पहला तुम्हारा समाप्त होता है। आ जाओ दूसरा, डाइस्टियोमर किसको बोलते हैं। डाइस्टियोमर क्या होता है, सिंपल सा बात है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये भी क्या होता है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, नॉन इमेज होता है जी, है ना। और लिख लेना, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। दो इनैंसियोमर में बोलता है मिरर होना चाहिए, ये बोलता है मिरर नहीं होना चाहिए, दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखो, जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस तुमको खाली ये सोचना है कि कौन किसका मिरर इमेज है। ये बोला है फर्स्ट, ये बोला है सेकेंड, 4 ऑप्शन दिया होता है इसमें। ये पूछा इसमें बताओ कौन सा इसमें इनैंसियोमर है। देखो ये इसका मिरर है और ये इसका मिरर है, भाई कोई किसी का मिरर नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड आपस में क्या हो गया, इनैंसियोमर, ये ध्यान रखना है। उसी तरह बताओ ये भी मिरर इमेज है आपस में, है ना, तो थर्ड फोर्थ भी क्या हो गया, इनैंसियोमर। अब बात आता है डाइस्टियोमर का, तो खुद का मिरर छोड़कर बाकी सब क्या होगा, डाइस्टियोमर। बताओ इसका मिरर कौन है, बताओ ये, इसको छोड़ दो बाकी इन दोनों क्या होगा, डाइस्टियोमर, है ना। तो फर्स्ट इज डाइस्टियोमर। अब बताओ किसका, इसका खुद का मिरर छोड़ दिए तो ये दोनों का डाइस्टियोमर, तो थर्ड एंड फोर्थ ये निकलेंगे। अच्छा ये बताओ कि सेकेंड किसका डाइस्टियोमर होगा, इसका मिरर कौन है, ये, इसको छोड़ देना है, इन दोनों क्या होगा, डाइस्टियोमर। तो सेकेंड इज डाइस्टियोमर, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकता है, ध्यान रखना। अच्छा तो इसका डाइस्टियोमर कौन होगा, इसका खुद का मिरर कौन है, ये, इसको छोड़ दिए तो इन दोनों का क्या होगा, डाइस्टियोमर। तो थर्ड ही डाइस्टियोमर, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो थर्ड जो है वो डाइस्टियोमर किसका हो गया, डाइस्टियोमर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड का, है ना। उसी तरह बताओ इसका मिरर कौन है, बताओ ये, इसको छोड़ दिए तो इन दोनों क्या हो गया, डाइस्टियोमर। तो 4 ही डाइस्टियोमर, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो 4 हो गया डाइस्टियोमर किसका, सेकेंड एंड फर्स्ट का। तो ऐसे आ गया, तो तुमको डाइस्टियोमर पहचानने आ गया, है ना। अब आते हैं इपीमर और एनोमर एक साथ लिखते हैं, ज्यादातर ये बायोमोलिक्यूल में आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का एग्जांपल नहीं देंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग इपीमर और एनोमर होता क्या है, इपीमर और एक होता है एनोमर, इपीमर और एनोमर, है ना। देखो जी ये क्या बोलता है कि ओनली 1 सी स्टार पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, चेंज, है ना। ओनली 1 सी स्टार पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो कहलाता है इपीमर। ये भी सेम बात बोलता है कि ओनली 1 सी स्टार पे,
है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, चेंज सेम डिफिनेशन है, तो इसको क्या बोलते हैं जी, एनोमर बोलते हैं। लेकिन देखो जी, पूरे में एक ही जगह चेंज होना चाहिए। अगर वो किस पे जाता कि एक्सपेक्ट फर्स्ट कार्बन, एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट सी स्टार को छोड़कर, फर्स्ट सी स्टार, फर्स्ट को छोड़कर बाकी कहीं भी चेंज हो रहा है तो ईपीमर कहलाता है। ये बोलता है कि एट फर्स्ट सी स्टार पे ही चेंज हो गया, फर्स्ट सी स्टार पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो वो एनोमर कहलाता है। बाकी एग्जांपल से ज्यादा समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ये बोलता है कि फर्स्ट को छोड़कर बाकी कहीं भी चेंज होता है तो ईपीमर कहलाता है। ये बोलता है भैया फर्स्ट पे ही हो गया तो एनोमर हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं ऐसा। ये पूरा सोच समझ के एग्जांपल लिखा जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको यहां नहीं लिखते, इसको यहां लिखते हैं। ये तुम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल में, है ना, फिर भी अपन इसको पहले लिख लेते हैं। यहां पर OH था इधर, OH था इधर, OH था इधर, ये एक और यहां पे एग्जांपल देते हैं। मान लो ये सेकेंड है, फर्स्ट यहीं पे इसको खाली इसको पलट देते हैं। बाकी सब उसी तरह जैसा तुमको दिख रहा है, बस खाली ये फिगर इतना बड़ा बड़ा डराने के लिए देता है जी। देखो इसका आंसर कितना सेकंडों में आएगा। ये बोला है फर्स्ट, मतलब वो फिगर दिखा देगा ये फर्स्ट ये सेकंड है ना। एक और फिगर यहां बनाते हैं ऐसा, ये हम बचपन से जानते हैं भैया, एक ग्लूकोज का फिगर है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज का फिगर है। और ये होता है क्या, अगर सी स्टार मतलब सेकेंड कार्बन पे OH को पलट देते तो मानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड, ये 3 पे OH इधर होता है। इसी को हमने पलट दिया कितने पे, सेकेंड कार्बन पे। ये सेकेंड कार्बन खाली पलट दिया, इसको फर्स्ट नहीं सेकेंड कार्बन बोलते हैं। OH इधर, बाकी सब जगह वो जैसा है उसी तरह दिखा रहा है। चलो पहले इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। बाकी तुम ये बायोमोलिक्यूल से भी याद कर सकते हो कि बायोमोलिक्यूल बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इससे मेरा कॉम्बो पैक हो गया, बायोमोलिक्यूल का काम हो गया अपना। इसको बोलते हैं मानोज। मानोज में क्या होता है कि 2 नंबर कार्बन पे OH को पलट देते हैं। अच्छा, इन दोनों पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं, ये ईपीमर है कि एनोमर है। चलो हम एक बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि अगर OH इधर होगा तो R और इधर होगा तो S। तो देखो यहां पे OH इधर दिख रहा है तो R, ये OH इधर है तो क्या हो गया S, मान लेते हैं। इसी तरह सॉल्व करना होता है, इधर है तो R, इधर है तो R, इसमें तो कुछ है नहीं। इस पे देखो OH किधर आ गया है, ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, S है ना। तो इसमें एक काम करती है, तो मानोज का बना दिए, तो ग्लूकोज मानोज भी अपना इसी में चलाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फर्स्ट नहीं बोलते हैं फिर बताते हैं। ये बताओ क्या हो गया, ये S, ये क्या हो गया था R, ये R, ये अपना हो गया, है ना। तो देखो इसमें और इसमें दिक्कत क्या है बताते हैं कि ग्लूकोज और मानोज जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ईपीमर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दिखाते हैं कारण। देखो ये कार्बन 1 होगा, ये कार्बन कितना होगा, 2 नंबर। क्या होगा, 2 नंबर। लेकिन देखो ये कार्बन कितना होगा बताओ, 1 होगा। तो इसमें अब डिफिनेशन पढ़ो, तुम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो यहां तक तो सेम ही दिख रहा है, देखो दिख रहा है, बोलो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो कार्बन नंबर कितना है, 1 और 2 नंबर पे है। ये भी कितना है, 1 और 1 2 नंबर पे, है ना। यहां पर देखो क्या है, ये सी स्टार भी है, देखो ये सी स्टार भी है। देखो ये चारों लड्डू अलग है कि नहीं बताओ, है। ग्लूकोज का जब रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन कराते हैं इसके साथ CH3OH के साथ, क्या बोलते हैं, CH3। ये जुड़ता है माइनस प्लस में, ई जाके इस पे अटैक करेगा, इस पर एल्डिहाइड पे, ऊपर खुले क्या बन जाएगा OH, यही OCH3OH है ना। तो इसने बोलता है क्या कि फर्स्ट को छोड़कर, पहला कार्बन को छोड़कर बाकी कहीं भी चेंज होता है एक ही पे, तो वो क्या कहलाता है, ईपीमर कहलाता है। ये बोलता है कि इसमें भी एक ही में चेंज होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे हो गया तो क्या हो गया, एनोमर। बस यही कहानी है। देखो इसमें गौर से देखो, यहां तक सेम है, देखो सेम फिगर है, यहां से यहां तक दिख रहा है। देखो यहां पे देखो क्या दिख रहा है, OH इधर है, इसमें OH किधर दिख रहा है, इधर।
तो पहले वाले सी स्टार देखो यहाँ पर OH लेफ्ट में है, यहाँ OH क्या है, और ये पहला कार्बन ही है, देखो फर्स्ट कार्बन पे ही चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनोमर बोलते हैं। और ये क्या है बताओ, ईपीमर। बाकी थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सी स्टार को ही अपन क्या करते हैं ना 1 बोल देते हैं, जैसे मान लो ये H है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ये वाला, चलो इतना ही काफी है, CH2OH। और एक ये लेते हैं, CH2OH। जैसे ये बताना है कि ईपीमर की एनोमर, देखो यहाँ पर ध्यान से पहला बात बताओ कि ये तुमको सी स्टार दिख रहा है, ये सी स्टार दिख रहा है, ये भी सी स्टार है, और क्या है ये भी सी है ना। देखो अगर OH को इधर है तो R, ये भी इधर है तो R, दोनों सेम हो गया ना, एक को पलट देते हैं, इस OH को हमने कर देते हैं इधर, H को इधर कर देते है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये तो S हो गया, ये क्या हो गया R। देखो इसमें चेंज कहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर किए फर्स्ट और सेकेंड में, तो चेंज क्या, पहला बार चेंज हुआ, लेकिन ये पहला कार्बन है क्या, नहीं दूसरा कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया ईपीमर। ये ध्यान रखना है ना। अगर पहला कार्बन पर दिखाना चाहते हो तो कुछ नया ले लो, जैसे ये लेते हैं NH2, यहाँ पे OH H OH H, और यहाँ पे भी OH H, और ये हो गया CH2OH। उसी तरह एक और ले लेते हैं, यहाँ पे अपन कर लेते हैं NH2, इधर OH कर लेते हैं, बाकी सबको सेम रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH H CH2OH। तुमको हमेशा कंपेयर करना है, इन दोनों पे कंपेयर किए। अच्छा तो ये सी स्टार है कि नहीं बताओ, है ना। गौर से देखो कि यहाँ से यहाँ तो सेम ही पाएगा, देखो सब सेम है कि नहीं, सेम है। तो फर्स्ट कार्बन पे ही क्या हुआ है, चेंज हो गया, ये क्या कहलाएगा एनोमर। अगर दो जगह चेंज होता है तो नहीं कहलाएगा, तब डाइस्टोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइस्टोमर। एक लास्ट बचा है मेजोमर, फिर चैप्टर समाप्त। मेजोमर सिंपल बात है, ईपीमर बोला कि अगर फर्स्ट पे ही चेंज हो गया तो एनोमर कहलाएगा, अगर फर्स्ट को छोड़कर बाकी कहीं भी चेंज हो रहा है तो ईपीमर कहलाएगा, कहानी खत्म। मेजोमर क्या होता है, सिंपल सा बात है कि इसमें क्या होता है ना कि फोल्डिंग आर पॉसिबल, फोल्डिंग आर पॉसिबल। और इस एग्जांपल समझ में आएगा। ये क्या होता है, ये ऑप्टिकली इन, तो सब ऑप्टिकली एक्टिव था, ये पहला है जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल मिरर इमेज, ड्यू टू इंटरनल मिरर इमेज बनता है इसमें, है ना। और इसका ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ऑप्टिकल रोटेशन कितना पाया जाता है, तो 0। ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा बताएगा, एग्जांपल देखो, और ये हमेशा अकेला आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजोमर। एग्जाम्पल जहां समझ में आएगा, ऑप्शन दिया हुआ ए। ये जब भी आएगा ना तो दो लोगों में कंपेयर नहीं करता है, ये अकेला आता है। चलो 3 एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ किसमें फोल्डिंग पॉसिबल है, जो मिरर इमेज है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये मिरर बनेगा, फोल्डिंग पॉसिबल, ऐसे पलट दो, इसमें मिरर बनेगा। बताओ कि ये दोनों क्या है, अलग अलग है, नहीं बन पाएगा। इसमें मिरर बनेगा, देखो तो ये दोनों सेम तो है, लेकिन ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो यही तुम्हारा क्या है, मेजोमर होता है। क्योंकि जब भी मिरर बन जाए तो मेजोमर कहलाता है। ये सब डिफिनेशन है, स्टेटमेंट में आ चुका है कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, ड्यू टू इंटरनल मिरर इमेज बनता है इसमें, है ना। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इसमें और देखो, जैसे बताओ ये मिरर इमेज होगा कि नहीं, बता दो जी। फोल्डिंग पॉसिबल होना चाहिए। बताओ इसको मेजरमर बोलेंगे क्या, देखो तो मेजोमर नहीं, क्यों कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या अल्डिहाइड है। जैसे ये बताओ मेजोमर हुआ क्या, बोलो जी, होगा। ये मिरर में बना, मतलब ऐसे इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड, जिसमें फोल्डिंग बन जाए उसको बोलते हैं मेजोमर। ये ध्यान रखना। ये अकेला आता है, कभी कंपेयर नहीं करना होता है ना। एक क्वेश्चन ये मैथ में थोड़ा एंगल पूछ देता है, इसे ये देखो, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका कुछ ऑप्टिकल एंगल होता है। जैसे ये देखो,
अच्छा बताओ ये मिरर इमेज बन रहा है? मिरर इमेज नहीं बन रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसका तुमको आंसर दिया हुआ है, डायहेड्रल एंगल दिया हुआ है कितना, +50 डिग्री पूछा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों को पहले गौर से देखो कि क्या किया है, बताओ इसका एंगल बताना है क्या होगा। तो इन दोनों गौर से देखो पहले, गौर से, क्या कुछ फर्क दिख रहा है? इसको क्या किया है बताओ? पलट दिया। तो पलट दिया है तो मतलब कि क्या हो गया बताओ, यही सेम मैग्नीट्यूड अगर प्लस में दिया तो माइनस में आंसर, माइनस में दिया है तो प्लस में, तो आंसर हो गया -50। एक क्वेश्चन ये देखो, इसी एप्लीकेशन का यहां पे यूज कर लिया था और यहां पे बताना था इसका एंगल क्या होगा। ये नीट में भी ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। अच्छा बताओ पहले इसमें मिरर बन रहा है क्या? देखो तो इसमें मिरर बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका एंगल दिया है, डायहेड्रल एंगल कितना दिया है, +50 है ना। पूछा है तुमसे इसका एंगल बताओ क्या होगा। चलो इसका बताओ डायहेड्रल एंगल क्या होगा। चलो अपन ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है +50, बी में दिया है -50, सी में दिया है 0 और डी में दिया है +60 है ना। पहले ही बताओ इन दोनों को देखो गौर से क्या किया है, देखो तो इसमें मिरर तो नहीं बन रहा है, जिसमें मिरर नहीं बनता उसका एंगल होता है, तो दिया है एंगल। दो गौर से, इसको पलटा ही नहीं पलटा है बताओ, पलट दिया है। तो पलट दिया है तो मेरा एंगल क्या होना चाहिए बताओ, प्लस है तो माइनस में होना चाहिए। लेकिन देखो अभी इसमें मिरर बन रहा है क्या, देखो तो मेजोमर हो गया ना। अब मेजोमर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कौन सा हो गया, सी है ना। अब सुनहरे अक्षरों में सत्य समाप्त, द एंड। तो मेरा ये टॉपिक होता है समाप्त। तो कल शुरू करेंगे हम लोग जीओसी 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आते थे है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जहां तक पहुंच सके, रिवीजन ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।